आईपीओ हाइप पे पैसा इन्वेस्ट किया, फंडामेंटल्स देखे बिना। ओला जैसा क्रैश सिर्फ शुरुआत होता है। कभी सोचा है एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने कहा था कि वो भारत की सड़कों पर क्रांति ले आएगी? एक ऐसा सपना दिखाया था, लेकिन आज वही कंपनी खुद एक मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। जी हाँ, ये कहानी है ओला इलेक्ट्रिक की, जहां उम्मीदों का सफर अचानक से मुश्किलों से घिर गया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? किसी बड़ी टेक्निकल खराबी से नहीं, बल्कि सिर्फ एक ट्वीट से। हुआ ये कि कंपनी के फाउंडर भावेश अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर हुई एक आलोचना का जवाब दिया। और वो जवाब, जैसा कि मनी लाइफ ने कहा, काफी अहंकारी और बिगड़ैल किस्म का था। और बस उसी एक ट्वीट ने एक बड़े तूफान को जन्म दे दिया। और इस ऑनलाइन बहस का असर वो सीधा शेयर बाजार पर दिखा। सिर्फ एक दिन के अंदर ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक बूम 8.3% नीचे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये निवेशकों के भरोसे पर एक बहुत बड़ी चोट थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में एक ट्विटर की लड़ाई में इतनी ताकत हो सकती है कि वो कंपनी के शेयर को इतना नीचे गिरा दे? या फिर ये तो सिर्फ आइसबर्ग का टिप था? मतलब सतह पे जो दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है और असली समस्याएं तो पानी के नीचे छिपी हैं। चलिए इसी बात की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इस आग को भड़काया। जैसा मैंने कहा, ये सब शुरू हुआ सोशल मीडिया पर। देखिए, मामला कुछ ऐसा था। एक तरफ थे कॉमेडियन कुणाल कामरा, उन्होंने ओला के सर्विस सेंटर के बाहर खड़े स्कूटरों की एक तस्वीर ट्वीट कर दी, मतलब ग्राहकों की परेशानियों को हाईलाइट किया। और दूसरी तरफ खुद कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल, उन्होंने जवाब में कामरा को फेल्ड कॉमेडियन तक कह दिया और इल्जाम लगाया कि ये पोस्ट पैसों के लिए किया गया है। ये कोई आम जवाब नहीं था, ये तो एक तरह से खुली जंग का ऐलान था। और बस इसी बहस ने समझिए कि एक बांध का दरवाजा खोल दिया, जिसके पीछे ग्राहकों का वो गुस्सा था जो काफी समय से अंदर ही अंदर उबल रहा था। अब बात सिर्फ एक ट्वीट की नहीं रह गई थी, बल्कि ये हजारों परेशान ग्राहकों की आवाज बन गई थी। और जब शिकायतों के नंबर सामने आए तो वो सच में हैरान करने वाले थे। जरा सोचिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक हर महीने करीब 80,000, जी हाँ 80,000 शिकायतें दर्ज हो रही थी। ये दिखाता है कि विज्ञापनों की जो चमकदार दुनिया हमें दिखाई जा रही थी, असलियत उससे बिल्कुल अलग थी। और ये कोई छोटी मोटी शिकायतें नहीं थीं। जरा देखिए क्या क्या हो रहा था। स्कूटर बार बार खराब हो रहे थे, ब्रेक और सस्पेंशन फेल हो रहे थे, मोटर में दिक्कतें आ रही थीं, और तो और बैटरी में आग लगने जैसी खतरनाक घटनाएं भी हो रही थीं। कंपनी दावा कर रही थी 181 किलोमीटर की रेंज का, लेकिन असल में स्कूटर 100 किलोमीटर भी मुश्किल से चल पा रहा था। और सबसे बड़ी बात, अगर कुछ खराब हो भी गया तो एक अच्छा सर्विस नेटवर्क मिलना नामुमकिन सा था। तो सवाल ये है कि भाई, जब इतनी सारी दिक्कतें थीं तो कंपनी की इमेज अच्छी कैसे बनी हुई थी? रणनीति बिल्कुल साफ थी। कहानी को कंट्रोल करो, खूब सारे विज्ञापन, पेड इन्फ्लुएंसर्स, इनके जरिए एक ऐसी इमेज बनाई गई जहां लग रहा था कि सब कुछ परफेक्ट है, जबकि असलियत में ग्राहक सड़कों पर परेशान हो रहे थे। और यहीं से हम कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वादा बनाम प्रदर्शन। मतलब कंपनी ने वादे क्या किए थे और असल में जमीन पर हो क्या रहा था। निवेशकों को जो सपना दिखाया गया था और आईपीओ के बाद जो हकीकत सामने आई, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। अपने आईपीओ के समय ओला ने एक बहुत ही शानदार विजन पेश किया था, एक ऐसा टेक फोकस्ड बिजनेस मॉडल जहां रिसर्च से लेकर सेल्स और सर्विस तक सब कुछ A to Z कंपनी के अपने कंट्रोल में होगा। जाहिर है, ये एक ऐसा सपना था जिसे देखकर कोई भी निवेशक पैसा लगाना चाहेगा। लेकिन हकीकत क्या थी, ये देखिए। 2024 के अंत तक कंपनी का मार्केट शेयर 35% था, मतलब बाजार पर एक तरह से राज था। और सिर्फ एक साल के अंदर ये आंकड़ा गिरकर 6% से भी कम हो गया। ये सिर्फ गिरावट नहीं थी, ये तो बाजार से लगभग गायब हो जाने जैसा था। और जब हम पैसों की बात करते हैं, यानी फाइनेंशियल आंकड़ों को देखते हैं, तो कहानी और भी डरावनी हो जाती है। स्टॉक की कीमत 64% गिर गई, रेवेन्यू यानी कमाई 55% कम हो गई, और घाटा वो बढ़कर करीब 487 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हालत ये थी कि जो एनालिस्ट पहले खरीदो खरीदो कह रहे थे, अब वही बेचो बेचो की सलाह दे रहे थे।
और देखिए, जब बड़े खिलाड़ी मैदान छोड़ने लगे तो समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। सॉफ्ट बैंक, टाइगर ग्लोबल, अल्फा वेव, ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। इन बड़े निवेशकों ने भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी काफी ज्यादा कम कर दी। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। तो ओला इलेक्ट्रिक की ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के गिरने की कहानी नहीं है। नहीं, ये असल में पूरे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक चेतावनी है, एक सबक है। यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं की मैन रिस्क। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई कंपनी सिर्फ एक ही इंसान पर, अपने लीडर पर हद से ज्यादा निर्भर हो जाती है, मतलब उस एक इंसान के फैसले, चाहे वो सही हो या गलत, पूरी कंपनी की किस्मत तय करने लगते हैं। और ओला के केस में ये रिस्क बिल्कुल साफ साफ दिखता है। भावेश अग्रवाल सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक नहीं चला रहे, वो ओला कैब्स के भी बॉस हैं और कृत्रिम एआई नाम की एक और कंपनी के भी फाउंडर हैं। मतलब एक ही वक्त पर तीन बड़ी कंपनियां। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या एक इंसान का ध्यान एक साथ 3 इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पर पूरी तरह से रह सकता है? एक्सपर्ट अमित टंडन इस पर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो नई लिस्टेड कंपनियां हैं और उनके फाउंडर्स हैं, उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि पब्लिक मार्केट में काम करने के नियम अलग होते हैं। यहाँ आपके हर हरकत पर, हर कमेंट पर नज़र रखी जाती है। आपकी प्रतिक्रिया बहुत सोची समझी होनी चाहिए, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने बड़े इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के प्रति भी जवाबदेह हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल हम सबके लिए है। एक फाउंडर के विजन, उसके जुनून और दूसरी तरफ एक कंपनी को चलाने के लिए ज़रूरी गवर्नेंस, इन दोनों के बीच की बारीक लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? ओला इलेक्ट्रिक का ये पूरा मामला हमें इसी सवाल पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है।